हेलो दोस्तों। जैसा कि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर चलेगा, यानी पार्ट 4, जिसका नाम है भारत में कंपनी का राज्य का प्रभाव। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। हमारा चौथा चैप्टर भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे भारत में कंपनियां आई और कंपनियों के बाद स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से कानून भारत में भेजे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाठ को देर ना करते हुए। सबसे पहले हमें पता है भारत पर 1757 में क्या कर लिया था, प्लासी के युद्ध में बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने कहाँ अधिकार कर लिया था, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, बंगाल पर। और 1764 में क्या किया था, बंगाल उनके अधीन ही हो गया था। बंगाल में उन्होंने दोहरा शासन चला दिया था। और 1757 से लेकर के 1857 में, यानी 100 साल कंप्लीट होने के बाद हुआ एक स्वतंत्रता संग्राम, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जिसमें क्या हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों को यह भाव हुआ कि हाँ, हम जो कानून कर रहे हैं, जो या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो भारतीयों पर राज कर रहे हैं, उसके लिए हमारे कानून अच्छे नहीं है, हमें उसमें कुछ बदलाव करना होगा। और इसके चलते क्या हुआ, जब धीरे धीरे चलता रहा तो इन्होंने 1772 से कानून यानी एक्ट लाने स्टार्ट किए। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं दोहरे शासन के बारे में। दोहरा शासन क्या होता था, दोहरे शासन में क्या होता था, जैसे ही दोहरा शासन चला तो बंगाल पर दोहरा शासन स्टार्ट हो गया था 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान। तो वहां पर अंग्रेजों और नवाब दोनों का राज चलता था। लेकिन जो राजस्व मामले थे वो किसके अंदर थे, राजस्व मामले थे अंग्रेजों के अंतर्गत। और जो प्रशासनिक मामले थे, प्रशासनिक वो नवाब के अंतर्गत आते थे। देखिए, नवाब के अंतर्गत आते थे। कंपनी के पास अधिकार थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था। देखिए, इसके पास अधिकार थे, पर इसका कोई दायित्व नहीं था कि वो वहां पर क्या करे, प्रगति करे, प्रशासन चलाए या फिर उनका डेवलपमेंट करे। लेकिन क्या इसका प्रशासन यानी नवाब का दायित्व था, परंतु इसके पास क्या नहीं थे, अधिकार नहीं थे। अधिकार किसके पास थे, अधिकार अंग्रेजों के पास थे। तो ये प्रॉब्लम थी, इसे कहते हैं हम दोहरा शासन। इसे क्या कहते हैं, दोहरा शासन। उस समय जो दोहरा शासन था इस प्रकार का था 1764 में। तो चलिए अब चलते हैं कि भारत में कानून क्यों लाए गए और किस लिए लाए गए। भारत में कानून किस लिए लाए गए, तो आप जानते हैं भारत में कंपनी आई थी। कंपनी कब बनकर आई थी, 1600 ईस्वी में भारत में कंपनी बन के आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 24 व्यक्ति आए थे, यानी 24 कह सकते हो आप, 24 लोग थे जो इस कंपनी को बनाकर आए थे भारत से, जो कि वहां की पहली महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में भारत में बनाकर भेजी थी। परंतु बात की जाए, जब 1772 की बात है, 1770-72 की बात है, क्या हुआ, कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार पाया गया। कैसे पाया गया, वे क्या करते थे, काफी धन कमा रहे थे। किस प्रकार से, काफी धन कमा रहे थे, उपहार और किससे, वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। निजी व्यापार भी कर रहे थे। तो निजी व्यापार, और उसे क्या कहते थे कि ये कंपनी का व्यापार है, वहां से धन कमा रहे थे और उन्हें उपहार मिलते थे, उनसे धन कमा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उनके भ्रष्टाचार के कारण कंपनी लॉस में चली गई।
कंपनी लॉस में चली गई। लॉस में जाने के पश्चात क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से इन्होंने लगभग 10 लाख पाउंड यानी ब्रिटिश मुद्रा की मांग की। कितने की, 10 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड। यानी कंपनी ने किससे मांगा, गवर्नमेंट से मांगा, सरकार से मांगा, ब्रिटिश सरकार से मांगा, सरकार से मांगा। तो इस पर क्या हुआ, जो वहां का पीएम थे उन्होंने 1771 में क्या किया, एक 1771 में क्या बनाई, एक गुप्त समिति बनाई। गुप्त समिति बनाकर कहां भेजी, समिति बनाकर कहां भेज दी, भारत भेज दी। और इस गुप्त समिति के आधार पर क्या पता चला, गुप्त समिति के आधार पर यह पता चला कि ये जो कंपनी है, कंपनी के लोग क्या करते हैं, अपना निजी व्यापार करते हैं, लोगों से क्या लेते हैं, उपहार लेते हैं, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं। और यहाँ पर उसका जो ब्यौरा देते हैं वो क्या देते हैं, कम ब्यौरा दिखाते हैं और कंपनी को घाटे में दिखा रहे हैं, यानी कंपनी को घाटे में दिखा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, जो कंपनी के लोग थे वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और कंपनी क्या हो रही थी, कंपनी धीरे धीरे डूबती जा रही थी। तो इस पर जो नए व्यापारी थे, नए व्यापारी भी क्या चाहते थे, नए व्यापारी और गवर्नमेंट भी अब चाहती थी, क्या चाहती थी कि इन पर क्या हो, लगाम लगाई जाए। कैसे लगाम लगाई जाए, कि इनके जो कानून है उनमें बदलाव किया जाए, कानून में बदलाव कैसे, जैसे कि पहले क्या था, कंपनी एकाधिकार रखती थी व्यापार में एकाधिकार रखती थी। इसके तहत जो नए व्यापारी थे उनको क्या दिक्कत आई, कंपनी के पास एकाधिकार था, उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इस वजह से कानून बदलाव के लिए अर्जी डाली। और दूसरा, सरकार इस वजह से, क्योंकि वे क्या कर रहे थे, भारत में जो गुप्त समिति भेजी थी उसके अनुसार क्या कर रहे थे, उपहार ले रहे थे और क्या करते थे, अपना निजी व्यापार चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके चलते 1772 की गुप्त समिति के आधार पर 1771 की गुप्त समिति के आधार पर 1772 में कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, कहां, भारत में, रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम, जिसे क्या बोलते थे, नियंत्रण या निर्देशित भी बोलते थे, मतलब एक्ट बोलते थे, अधिनियम बोलते थे, यानी कि निर्देश, आप कह सकते हो नियंत्रक अधिनियम। इसे क्यों रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, क्योंकि ये कंपनी के जो रूल थे और जो उनके कानून थे उनको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि उनके जो अधिकार थे उनको रेगुलेट, यानी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत भेजी गई थी, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रही थी। तो 1773 में क्या हुआ, 1773 में आया था ये, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1772 में क्या बनी थी, 1772 में बनी थी गुप्त समिति बनी थी। सॉरी, गलती हो गया, पीछे जो 71 था वो 72 था, मतलब गुप्त समिति 1772 में बनी थी और 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया। इसके तहत क्या हुआ, वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, अतिरिक्त सैनिक राजस्व सब भी क्या करते हैं, ब्रिटिश के सामने लाना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जो भी का मामले हैं, चाहे वो राजस्व मामले हो, चाहे व्यापारिक मामले हो, व्यापारिक या राजनीतिक मामले हो, ये जो भी मामले थे, इनको इसका लेखा जोखा किसको दिखाना पड़ेगा, लेखा जोखा वो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। मतलब ये पहले क्या था, ये लोग लेखा जोखा नहीं देते थे, इस कारण क्या भ्रष्टाचार फैला रहे थे, लेकिन अब जब सारा लेखा जोखा उन्हें देना पड़ता था। दूसरा क्या कर दिया, दूसरा उपहार लेना बंद कर दिया। तीसरा, उनका निजी व्यापार बंद करा दिया। इसके बाद जब वे इंग्लैंड से भारत से इंग्लैंड वापस लौटते थे, मान लीजिए भारत में उन्होंने व्यापार किया, पैसा कमाया और कुछ वस्तुएं कहां भेजी, इंग्लैंड भेजने के बाद क्या होता था, इंग्लैंड उन्होंने भेजती तो उस पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। जो संपत्ति साथ में लाए थे, संपत्ति उसका ब्यौरा देना पड़ता था,
ब्यौरा देना पड़ता था, ब्यौरा देना पड़ेगा, तब जाके वो जो संपत्ति है इंग्लैंड में जाएगी। अगर वो ब्यौरा नहीं दे पाते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बात की जाए तो जो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, सॉरी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसे क्या कर दिया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। मतलब पहले वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का, उसके अधीन दो और काम करते थे, दो और प्रेसिडेंसियां दे दी गई। कौन कौन सी, मद्रास यानी चेन्नई जो है, और दूसरी थी मुंबई, मुंबई और मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसियां दे दी गई, प्रेसिडेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मुंबई का जो गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और इसके तहत ही क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का फैसला लिया गया, जो कि 1774 में स्थापित किया गया, 1774 में स्थापित किया गया। तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें जो मुख्य जज थे सुप्रीम कोर्ट में, सर एलिजेंपे थे, सर एलिजेंपे। इसमें 4 जज थे, एलिजेंपे, दूसरे नंबर पे हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर, ये 4 जजों की नियुक्ति की गई थी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसमें जो मुख्य जज थे वो सर एलिजेंपे थे और उनके नीचे हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर, ये 3 मुख्य न्यायाधीश की स्थापना की गई थी, नियुक्ति की गई। उसके बाद बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल के नीचे कौन, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी चेन्नई बोलते हैं जिसे, और चेन्नई। उसके बाद 1773 में कलकत्ता में क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और 1774 में स्थापित कर दी। और उसके जो मुख्य जज थे वो सर एलिजेंपे थे और हाइट, चैम्बर, लेमेस्टर इनके नीचे वाले जज थे। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे की बात करें तो जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, 4 सदस्यों की परिषद बनाई हो। दरअसल पहले क्या था, और 4 सदस्य परिषद, ये किसकी हेल्प के लिए बनाई गई, ये बनाई गई गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए बनाई गई। और इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल में मान लीजिए अगर कोई कानून या फिर अधिनियम बन रहा है, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो जो गवर्नर, अगर ये 2 गवर्नर वोट डालते हैं तो वो कानून पास हो जाता था। लेकिन अगर गवर्नर जनरल और 1 सदस्य है और 3 इधर हो गए तो इनकी बात मानी जाती थी। मतलब इन सदस्यों की जो बात की जाए बहुत ज्यादा अहमियत थी, किसके अकॉर्डिंग, गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग। अगर वे एक जगह 3 वोट करते और वो एक ही वोट नहीं करता या एक भी वोट ना करे तो उनकी चलेगी, ना कि गवर्नर जनरल की। तो इस कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें भी पड़ी जो गवर्नर जनरल रहे, बाद में ये चेंज भी होगा। तो इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया। वैसे तो इसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया, लेकिन जो किताब में दिया गया है वो दिया गया है पिट्स इंडिया। सेटलमेंट एक्ट आया वैसे उसके बाद, सेटलमेंट एक्ट की बात की जाए तो कब आया, 1781 में आया। 1781 में कौन सा सेटलमेंट एक्ट आया, ये किस लिए आया था, ये इस वजह से आया था जो भी खामियां रही, किसमें, खामियां दूर करने के लिए किसकी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए आया था। ये कौन सा, सेटलमेंट एक्ट, यानी उन्हें सेटल करने के लिए आया था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। दूसरा, तीसरे नंबर का चलते हैं। तीसरे नंबर का कौन सा दिया गया है, तीसरे नंबर का दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय पे क्या हुआ था, जो पीएम बने थे, पीएम कौन बने थे, पीट द यंगर, पीट द यंगर, यंगर, पीट द यंगर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, पिट्स एक्ट, पिट्स